स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड्स की कैटेगरी 1 में किस सिटी को फर्स्ट रैंक मिली है? तो ये सिटी है इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश की सिटी है, जिसको स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड्स की कैटेगरी 1 में फर्स्ट रैंक मिली है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड्स और वेटलैंड सिटीज रिकॉग्निशन सेरेमनी ऑर्गेनाइज की गई थी नई दिल्ली में 9 सितंबर 2025 को, और इसको ऑर्गेनाइज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा, और अवार्ड्स दिए गए थे यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी द्वारा। किस चीज के लिए? बेस्ट परफॉर्मिंग सिटीज अंडर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। ठीक है, तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंतर्गत ये अवार्ड को जो है वितरित किया गया था, डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड जिसको बोला गया है। ठीक है, अब देख लेते हैं टॉप परफॉर्मर्स। तो कैटेगरी 1 जहां पे 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है, वहां पे फर्स्ट रैंक आई है इंदौर मध्य प्रदेश की। ये हमने देखा, ये हमारा क्वेश्चन था। कैटेगरी 2 में आते हैं कैटेगरी 2 में 3 से 10 लाख वाली जनसंख्या होती है, और कैटेगरी 2 में जो सिटी है टॉप पे फर्स्ट रैंक जिसको मिली है वो है अमरावती, आंध्र प्रदेश की कैपिटल। ठीक है, आंध्र प्रदेश की कैपिटल जो अमरावती है उसको कैटेगरी 2 में फर्स्ट रैंक प्राप्त हुई। और कैटेगरी 2 में कितनी पॉपुलेशन है? 3 लाख से 10 लाख पॉपुलेशन है। अब आते हैं कैटेगरी 3 पे, जहां पे 3 लाख से पॉपुलेशन कम है, मतलब 3 लाख से कम है पॉपुलेशन कैटेगरी 3 में। और यहाँ पे मध्य प्रदेश की जो एक सिटी है देवास, यहाँ पे इसको फर्स्ट रैंक दिया गया है। ठीक है, तो टॉप परफॉर्मर्स हमने 3 कैटेगरी में देखे। कैटेगरी 1 में है इंदौर, कैटेगरी 2 में है अमरावती, और कैटेगरी 3 में है देवास। और ये सब कैटेगरी कैसे बांटी गई हैं? पॉपुलेशन के आधार पे। कैटेगरी 1 में 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या है, कैटेगरी 2 में 3 लाख से 10 लाख जनसंख्या है, और कैटेगरी 3 में 3 लाख से कम जनसंख्या है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कैटेगरी में क्या क्या है और कैटेगरी में कौन कौन सी सिटी रैंक की गई है। ठीक है, स्पेशल मेंशन दिया गया है अलवर, जो कि राजस्थान में है, फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, स्पेशल मेंशन किसका हुआ है? अलवर, राजस्थान का। वेटलैंड किसको रिकॉग्नाइज किया गया है? तो 2 वेटलैंड सिटीज को रिकॉग्नाइज किया गया है अंडर रामसार कन्वेंशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। इंदौर जो कि एमपी की कंट्री है, मध्य प्रदेश की सिटी है, माफ कीजिएगा, और राजस्थान कि उदयपुर जो सिटी है उसको रिकॉग्नाइज किया गया है वेटलैंड सिटीज अंडर रामसार कन्वेंशन के अंदर। और ये दोनों भारत की पहली वेटलैंड सिटीज होंगी जिनको इनके अंदर रिकॉग्नाइज किया गया है। मध्य प्रदेश की इंदौर और राजस्थान में उदयपुर, जिनको वेटलैंड सिटीज की तरीके से रिकॉग्नाइज किया गया है। इस अवार्ड इवेंट में वार्ड लेवल स्वच्छ वायु सर्वेक्षण गाइडलाइंस जारी की गई थी, और नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंदर जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उनका एक कंपेंडियम जारी किया गया था। रिकॉग्नाइज किया गया था टाइटल ऑफ नेशनल क्लीन एयर सिटी कैश प्राइज को। टोटल सिटीज कितनी कवर हुई है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में? तो 130 सिटीज कवर की गई हैं, और विनर्स रही हैं इनमें से 11 बेस्ट परफॉर्मिंग सिटीज। एनसीएपी या नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की बात करें तो इसको लॉन्च किया गया था 2019 में। ये 5 साल का एक प्लान था, जहां पे टारगेट रखा गया था पार्टिकुलेट मैटर 10 या PM10 को 40% तक रिड्यूस करना बाय 25-26। कौन से लेवल से? 2019-20 के लेवल से 40% तक कम करना। किसको? PM10 को। कब तक? 2025-26 तक। एनसीएपी कब लॉन्च किया गया था? 2019 में लॉन्च किया गया था। सितंबर 2025 में किस कंपनी ने लॉन्च किया है हाई परफॉर्मेंस जेन 4 सैटेलाइट? तो ये फिनलैंड की कंपनी है ICI, जो कि लॉन्च की है जेन 4 सैटेलाइट। अब ICICI बैंक नहीं है, ये फिनलैंड की ICI है। ठीक है, ICI है जेन 4 सैटेलाइट जिन्होंने लॉन्च किया है, और ये दुनिया की हाईएस्ट फिडेलिटी कमर्शियल सैटेलाइट है, जहां पे 16 सेंटीमीटर तक की इमेजरी रेजोल्यूशन मिलेगी। ठीक है, तो ये एक हल्का सा डेटा भी याद रख सकते हैं। वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो हर वर्ष 9 सितंबर को वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल डे ऑब्जर्व किया जाता है, और इस बार छठा संस्करण 6th एडिशन ऑब्जर्व किया गया है वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल डे का। और इस बार की थीम है वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल डे की द बेटर मैनिफेस्टो थीम है वर्ल्ड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल डे की, जिसको ऑब्जर्व किया जाता है 9 सितंबर को, और जिसका छठा संस्करण ऑब्जर्व किया गया था। एकलव्य स्कूल्स में ट्राइबल स्टूडेंट्स को एम्पावर करने के लिए किन 2 ऑर्गेनाइजेशंस ने MOU साइन किया है 9 सितंबर 2025 को? तो ये 2 ऑर्गेनाइजेशंस है कोल इंडिया लिमिटेड और नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइबल फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस है जिन्होंने एकलव्य स्कूल्स में जो ट्राइबल स्टूडेंट्स हैं उनको एम्पावर करने के लिए MOU साइन किया है। यहाँ पे क्या होगा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा। जो भी एकलव्य स्कूल्स, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में जो भी ट्राइबल स्टूडेंट्स हैं उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा, उनकी एजुकेशन पे ध्यान दिया जाएगा, हेल्थ और करियर गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा। तो कोल इंडिया लिमिटेड के साथ नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइबल फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने ये समझौता किया है, MOU साइन किया है। 9th फाउंडेशन डे
इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी का कब ऑब्जर्व किया गया था? तो 9th फाउंडेशन डे इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी का ऑब्जर्व किया गया था 8 सितंबर 2025 को। ठीक है, 8 सितंबर 2025 को IEPFA का फाउंडेशन डे ऑब्जर्व किया गया था, जिसकी थीम थी क्लेमिंग द अनक्लेम्ड, अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ आइडल फाइनेंशियल एसेट्स इन इंडिया। ठीक है, तो इतनी लंबी थीम ना याद रखिएगा, सिर्फ ये याद रखिएगा क्लेमिंग द अनक्लेम्ड। क्लेमिंग द अनक्लेम्ड जो है 9th फाउंडेशन डे की थीम है, किसकी? इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी की, जिसको ऑब्जर्व किया गया है 8 सितंबर 2025 को। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने विमेंस वर्ल्ड कप 2025 के पहले कौन सा एक कैंपेन लॉन्च किया है? तो इस कैंपेन का नाम है द विल टू विन कैंपेन। याद रखिएगा, द विल टू विन कैंपेन जो है ये लॉन्च किया गया है ICC द्वारा विमेंस वर्ल्ड कप 2025 को प्रमोट करने के लिए। क्या कैंपेन का नाम है? विल टू विन कैंपेन। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने लॉन्च किया है विमेंस वर्ल्ड कप कैंपेन 2025, जिसका नाम है विल टू विन कैंपेन। याद रखिएगा, विल टू विन कैंपेन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की एक इनिशिएटिव है विमेंस वर्ल्ड कप को प्रमोट करने के लिए। और ये टूर्नामेंट कौन सा होगा? तो ये 13वां संस्करण होगा ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का। ठीक है, ओपनिंग मैच कहाँ खेला जाएगा? ओपनिंग मैच इंडिया में गुवाहाटी में खेला जाएगा। इंडिया वर्सेस श्रीलंका होगा ओपनिंग मैच। याद रखिएगा, विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का ओपनिंग मैच किसके किसके बीच खेला जाएगा? इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच 30 सितंबर 2025 को खेला जाएगा। फाइनल मैच 2 नवंबर 2025 को होगा। अब ये जो विल टू विल कैंपेन है, इसमें कुछ ग्लोबल आइकन्स को फीचर किया गया है, जैसे इंडिया की तरफ से स्मृति मंधाना जी हैं, हरमनप्रीत कौर जी हैं, श्रीलंका से चमारी आतापट्टू हैं, ऑस्ट्रेलिया से एलिजी पेरी हैं, साउथ अफ्रीका से मारिजाना कैप हैं, बांग्लादेश की निगार सुल्ताना जॉटी हैं, न्यूजीलैंड की मीलिया कर हैं और इंग्लैंड की नैट स्काइवर ब्रंट है, जो इस विल टू विन कैंपेन में फीचर की गई हैं। नासिक में सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट की रीजनल टेस्टिंग लेबोरेटरी को किसने इनॉग्रेट किया है? तो यूनियन पावर मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर जी, जिन्होंने 10 सितंबर 2025 को सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर एक रीजनल टेस्टिंग लेबोरेटरी का उद्घाटन किया है, जो कि स्टैब्लिश की गई है नासिक में। यह मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आती है। इंडिया का पहला अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ पे और कब खोला गया है? ओवरसीज, मतलब इंडिया से बाहर इंडिया का पहला अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ और कब खोला गया है? तो ये खोला गया है UAE में, यूनाइटेड अरब अमीराट्स में 10 से 11 सितंबर 2025 के बीच में। इसका उद्घाटन किया गया था यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा। कहाँ पे? IIT दिल्ली अबू धाबी में। ठीक है, IIT दिल्ली की एक ब्रांच है अबू धाबी में, वहां पे पहली ओवरसीज अटल इनोवेशन सेंटर को खोला गया था। ठीक है, ओवरसीज मतलब इंडिया के बाहर अटल इनोवेशन सेंटर को कहाँ पे खोला गया है? लोकेशन है इसकी IIT दिल्ली के कैंपस में अबू धाबी में। ठीक है, IIT दिल्ली से कंफ्यूज ना हो जाइएगा, दिल्ली में IIT दिल्ली का कैंपस है अबू धाबी में, वहां पे पहला अटल इनोवेशन सेंटर खोला गया है। ठीक है, और यहाँ पे कौन कौन से प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए हैं? तो PhD इन एनर्जी एंड सस्टेनेबिलिटी एक कोर्स ऑफर किया जाएगा, और BTech इन केमिकल इंजीनियरिंग जो है एक प्रोग्राम ऑफर किया जाएगा। IIT दिल्ली की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, और अटल इनोवेशन सेंटर हमने देखा IIT दिल्ली अबू धाबी कैंपस में खोला जाएगा, यूनाइटेड अरब अमीराट्स में। सितंबर 2025 में महाराष्ट्र के गवर्नर का एडिशनल चार्ज किसको मिला है? तो आचार्य देवव्रत जी हैं, जिनको एडिशनल चार्ज मिला है गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र की पोजीशन के लिए। ये क्यों मिला है? क्योंकि यहाँ महाराष्ट्र के गवर्नर के लिए वैकेंसी हो गई थी, जब CP राधाकृष्णन जी जो हैं वो वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं इंडिया के। ये 15वें उपराष्ट्रपति होंगे CP राधाकृष्णन जी भारत के। ठीक है, तो इन्होंने, ये पहले महाराष्ट्र के गवर्नर थे, इसके बाद जब ये CP राधाकृष्णन जी वाइस प्रेसिडेंट हो गए हैं तो वहां पे वैकेंसी हो गई थी। अब इस वैकेंसी को फुलफिल करने के लिए आचार्य देवव्रत जी को एडिशनल चार्ज मिला है। एडिशनल चार्ज मतलब एक्स्ट्रा चार्ज मिला है। ठीक है, अब इनका ओरिजिनल चार्ज कहाँ पे है? तो इनका ओरिजिनल चार्ज है एज ए गवर्नर ऑफ गुजरात। तो ये गुजरात के गवर्नर हैं और इंटरिम गवर्नर हो गए हैं महाराष्ट्र के। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है ये एक्चुअल में कहाँ के गवर्नर है। तो ये गुजरात के गवर्नर है, इनके पास एडिशनल चार्ज मिल गया है महाराष्ट्र के गवर्नर का। इससे पहले आचार्य देवव्रत जी जो है हिमाचल प्रदेश के गवर्नर रहे हैं 2015 से 2019 के बीच में, और फिर 2019 22 जुलाई से 2019 से गवर्नर ऑफ गुजरात में ये हैं आचार्य देवव्रत जी। ठीक है, और इनको एडिशनल चार्ज मिला है महाराष्ट्र के गवर्नर के पद का। इंडिया मॉरिशस के स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज की वैल्यू कितनी है? तो ये वैल्यू है $680 मिलियन की। इसको अनाउंस किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, जब मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम भारत की यात्रा पे थे, तो उनके लिए ये स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज दिया गया है इंडिया की तरफ से, जिसकी वैल्यू $680 मिलियन होगी। इसमें क्या किया जाएगा? इसमें न्यू श्री शिवसागर रामगुलम नेशनल हॉस्पिटल खोले जाएंगे, आयुष सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले जाएंगे, वेटनरी स्कूल
स्कूल एनिमल हॉस्पिटल खोले जाएंगे, हेलीकॉप्टर्स के प्रोविजन होंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो ये आपको वैल्यू याद रखनी है। ये किसके किसके बीच है? ये इंडिया जो है मॉरिशस को प्रोवाइड करेगा $680 मिलियन का स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज। और आपको याद रखना है मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन है? डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम, जो हाल में ही भारत की यात्रा पे आए थे। ऑल इंडिया थल सैनिक कैंप 2025 कहां पे कंक्लूड हुआ है, कहां पे खत्म किया गया है? तो ये 11 सितंबर 2025 को दिल्ली कैंट में, दिल्ली में खत्म किया गया है ऑल इंडिया थल सैनिक कैंप 2025। ऑल इंडिया थल सैनिक कैंपेन में 1547 कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया था 17 एनसीसी डायरेक्टरेट से। यहाँ पे कुछ कंपटीशन हुए थे, जैसे कि वेपन फायरिंग, मैप रीडिंग, हेल्थ हाइजीन इवेंट्स हुए थे। अब इसमें विनर कौन रहे हैं? तो विनर बॉयज कैटेगरी में जो विनर रहे हैं ऑल इंडिया थल सैनिक कैंपेन में, फर्स्ट प्लेस पे है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ डायरेक्टरेट। सेकेंड प्लेस पे है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना डायरेक्टरेट। तो ये बॉयज कैटेगरी की विनर्स की बॉयज कैटेगरी हो गई। विनर्स गर्ल्स कैटेगरी में बात करें तो फर्स्ट प्लेस पे है कर्नाटका और गोवा के डायरेक्टरेट, सेकंड प्लेस पे है दिल्ली के डायरेक्टरेट। ये ऑल इंडिया थल सैनिक कैंपेन 2025 की पूरी जानकारी रही। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट या IIM अहमदाबाद ने अपना पहला इंटरनेशनल कैंपस कहां पे खोला है? तो दुबई में खोला गया है 11 सितंबर 2025 को। IIM अहमदाबाद का पहला कैंपस, इंटरनेशनल कैंपस, इसको इनॉग्रेट किया गया था शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम और धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा। कैंपस की फिलॉसफी है इंडियन इन स्पिरिट एंड ग्लोबल इन आउटलुक। एकेडमिक प्रोग्राम क्या ऑफर किया जाएगा? तो 1 ईयर फुल टाइम MBA प्रोग्राम ऑफर किया जाएगा। IIM अहमदाबाद का पहला इंटरनेशनल कैंपस दुबई में, जिसको इनॉग्रेट किया गया था 11 सितंबर 2025 को। पर्पल फेस्ट 2025 कहां पे आयोजित किया गया था? पर्पल फेस्ट आयोजित किया गया था नोएडा उत्तर प्रदेश में 10 और 11 सितंबर 2025 को। किसने ऑर्गेनाइज किया था? इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर और एमिटी यूनिवर्सिटी ने मिलकर यहाँ पे पर्पल फेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया था 2025 में 10 से 11 सितंबर। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो सेलिब्रेट करना इंक्लूजन, एम्पावरमेंट और कैपेबिलिटीज ऑफ दिव्यांगजन। पर्सन विद डिसेबिलिटीज को इंक्लूड करना, उनको एम्पावर करना, उनकी कैपेबिलिटीज को सेलिब्रेट करना ही ऑब्जेक्टिव है पर्पल फेस्ट का, जिसको आयोजित किया गया था नोएडा उत्तर प्रदेश में 10 से 11 सितंबर के बीच में। इसको आयोजित किया गया था इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर और एमिटी यूनिवर्सिटी द्वारा।